नमस्कार दोस्तों। 2023 का साल इसरो के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता जा रहा है। 2023 में इसरो के द्वारा अब तक 4 रॉकेट लॉन्चेस किए जा चुके हैं, जिसमें से एक चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुली लॉन्चिंग के बाद अब बारी है सन को एक्सप्लोर करने का। इसरो फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 क्यों किया जा रहा है ये मिशन और भारत को इससे फायदा क्या होगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आदित्य L1 भारत का फर्स्ट सोलर इंटरप्लैनेटरी मिशन होगा, जिसे लॉन्च किया जाएगा 26 अगस्त 2023 को श्रीहरिकोटा से, जहां से चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक नामित किए गए हैं शंकर सुब्रमण्यम जी को। हालांकि आदित्य L1 मिशन लॉन्च में इसरो के अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ साथ कई सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज भी शामिल है। आदित्य L1 का टोटल बजट 370 करोड़ बताया जा रहा है। दोस्तों, आदित्य L1 को 2019-20 में लॉन्च किया जाना था, पर कोरोना पैंडेमिक और लॉकडाउन के कारण इसे पोस्टपोन करना पड़ा। आप इसके नाम आदित्य L1 पर गौर करें तो आप पाएंगे कि आदित्य सन का एक नाम है, पर L1 क्या है। दोस्तों, L का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट, जो मैथमेटिकल इक्वेशन से लिया गया है। घबराइए नहीं, हम इसके मैथमेटिकल डिटेल्स पर नहीं जाएंगे। इसे समझना बड़ा ही आसान है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अर्थ की अपनी एक ग्रेविटी होती है, जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। सेम चीज़ दूसरे प्लैनेट, स्टार्स और मासेस की भी होती है। सूर्य की अपनी एक ग्रेविटी होती है। किसी भी दो मासेस, मान लो A और B के बीच एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर दोनों मासेस की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है, और उस जगह पर रखा ऑब्जेक्ट ना तो A की तरफ अट्रैक्ट होती है और न ही B की तरफ, और उसी जगह को हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। अर्थ और सन के बीच ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, लेकिन सन की स्टडी और ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे सूटेबल है L1, क्योंकि L1 से बिना किसी इक्लिप्स के सन को कंटिन्यूसली 24/7 ऑब्जर्व किया जा सकता है। L1 से स्पेस वेदर की सही जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। अर्थ से L1 के बीच का डिस्टेंस 1.5 मिलियन किलोमीटर है, और इस बीच कोई भी सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड नहीं आता। L1 में सैटेलाइट होने से कम फ्यूल में ही सैटेलाइट अपना काम अच्छी तरह से कर पाएगी। यही कारण है दोस्तों, सैटेलाइट को L1 के अराउंड हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, और इसलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया। अब आते हैं मेन पॉइंट में कि इस मिशन से आखिर भारत को फायदा क्या होगा, क्यों किया जा रहा है यह मिशन। दोस्तों, इसे समझने के लिए पहले हमें सन को समझना होगा। सन अर्थ का नियरेस्ट स्टार है, जो अर्थ से करीब 151.7 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। सन में कंटिन्यूसली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलते रहते हैं, जिससे एनर्जी हीट, लाइट और रेडिएशन के रूप में बाहर निकलती है। तभी हमें सन चमकता हुआ दिखाई देता है। आइए इसके स्ट्रक्चर पर जरा नज़र डालते हैं। दोस्तों, सन को एटमॉस्फेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर के बेसिस पर मेनली 6 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। एटमॉस्फेयर एंड आउटर लेयर में कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर आ जाते हैं, जबकि इनर लेयर में कन्वेक्टिव जोन, रेडिएक्टिव जोन और सबसे लास्ट में कोर आते हैं, जिसमें से हम फोकस करेंगे आउटर लेयर्स पर, जिसमें सबसे पहले आता है कोरोना। दोस्तों, ये वो कोरोना नहीं है जो आप समझ रहे होंगे, ये सन का एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है। आपने पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ये येलोइश रिंग तो देखी ही होगी, यही कोरोना कहलाती है, जो सूर्य की एटमॉस्फेयर का सबसे बाहरी भाग होता है। दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इनर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अचानक से बिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस हो जाती है। दूसरे नंबर पर आता है क्रोमोस्फेयर। ये सूर्य का रेडिश एंड ग्लोइंग लेयर होता है, जो सन के सरफेस और सन के एटमॉस्फेयर के बीच होता है। बेसिकली ये सन के एटमॉस्फेयर और सन के सरफेस को डिवाइड करने का काम करती है। तीसरा है फोटोस्फेयर। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ दोस्तों स्फीयर ऑफ लाइट, यानी आग का गोला। फोटोस्फीयर ही सन की सरफेस होती है। यहीं से सूर्य अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी एमिट करती है, और यहीं से रोशनी निकलकर लगभग 8 मिनट में अर्थ तक पहुंचती है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, अर्थ की अपनी एक ग्रेविटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ठीक इसी तरह सन की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। सन के सरफेस से किसी जगह से कभी कभी अचानक मैग्नेटिक एनर्जी के निकलने से रेडिएशन का एक बर्स्ट, एक विस्फोट दिखाई देता है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इन्हें
इन्हें सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। सूर्य के एटमॉस्फेयर यानी कोरोना से प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का लार्ज अमाउंट में निकलना कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME कहलाता है। सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन तब क्रिएट होती है जब सूर्य के आंतरिक भाग का मोशन उसके मैग्नेटिक फील्ड को विकृत कर देती है। दोस्तों, मेरे ख्याल से सन के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है आगे समझने के लिए। अब हम अपने पुराने सवाल पर वापस चलते हैं कि इस मिशन से भारत को फ़ायदा क्या होगा। आदित्य L1 मिशन कोरोनल हीटिंग के मिस्टीरियस रीज़न को समझने में हेल्प करेगा, जो काफ़ी सालों से वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सन के डिफरेंट लेयर्स का साइमल्टेनियस इमेजेस कैप्चर करेगा, जिससे हम ये समझ सकेंगे कि क्यों सन के अपर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि सन के लोअर यानी इनर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस ही होती है। सन से पार्टिकल का फ्लो, जिसे सौर पवन या सोलर विंड कहा जाता है, उसका स्टडी करेगा। सोलर विंड हमारे अर्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ये हमें गैलेक्सी से कहीं से भी आने वाली कॉस्मिक रेज से प्रोटेक्ट करती है। ऐसे में हम ये प्रेडिक्ट कर पाए कि सोलर विंड की डायरेक्शन किधर है, तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट विल सॉल्व मेजर मिस्ट्री ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन CMEs। दोस्तों, कोरोनल मास इजेक्शन पावर ग्रिड, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और ऑर्बिटिंग सैटेलाइट यानी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट, इन सब पर काफ़ी डेंजरस इम्पैक्ट डालती है। इसी के कारण कभी कभी अचानक हमारे टीवी रेडियो में नो सिग्नल की प्रॉब्लम दिखाई देती है। पेलोड की बात करें तो आदित्य L1 मिशन में टोटल 7 पेलोड्स यूज़ किए जाएंगे। पेलोड बेसिकली स्पेसक्राफ्ट का एलिमेंट होता है, जिसे किसी स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसक्राफ्ट के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिसमें पहला और मेन पेलोड है विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VELC। ये करीब 170 किलोग्राम का पेलोड है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है सोलर कोरोना के डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स जैसे वेलोसिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी का स्टडी करना। दूसरा है सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर यानी सोलेक्स। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये पेलोड एक्स-रे फ्लेयर्स को मोनेटाइज करेगा, जिसकी मदद से सोलर कोरोना हीटिंग मैकेनिज्म को समझा जा सके। तीसरा है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी सूट। सोलर इरप्शन इवेंट के फुटप्रिंट को समझने के लिए सोलर फोटोस्फीयर और कोरोनोस्फीयर की फुल डिस्क इमेज प्रोवाइड करेगा। सरल भाषा में बोला जाए तो ये पेलोड सन की इमेज कैप्चर करेगा। चौथा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर यानी हेलोइज। सोलर कोरोना में हो रहे डायनेमिक इवेंट्स को ऑब्जर्व करेगा। पांचवा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी पापा। थोड़ा सा फनी नाम है इसका। सोलर विंड या सौर पवन, जिसके बारे में मैंने बताया आपको, ये उसकी कॉम्पोजिशन और विंड डिस्ट्रीब्यूशन को समझाएगा। छठवा है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी एस्पेक्ट। सोलर विंड के प्रॉपर्टीज और वेरिएशन को समझने में हेल्प करेगा। लास्टली सातवां है मैग्नेटोमीटर। दोस्तों, ये इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को मेजर करेगा। ये सारे पेलोड्स डिफरेंट संस्थाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। आदित्य L1 सैटेलाइट को PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा और लॉन्च के करीब 109 दिन के बाद लैग्रेंज पॉइंट L1 के अराउंड हेलो ऑर्बिट में जाकर ये इंसर्ट करेगा। इसकी नॉमिनल लाइफ टाइम 5 ईयर एक्सपेक्ट की गई है। दोस्तों, अगर आदित्य L1 मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को भी बेनिफिट होगा। इसके अलावा भारत का नाम भी उन देशों के साथ जुड़ जाएगा जिसने सोलर मिशन किया है। अभी तक सिर्फ 3 देशों ने ही सोलर मिशन किया है। दोस्तों, इसरो का ये मिशन और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।